कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, उनको तो अपनी ज़िंदगी में ये कहने की फुर्सत कभी नहीं मिली, ना वो कह सके थे, लेकिन 1978 में ला के ये चीज़ उनके नाम से मंसूब की गई। मुझे ये कहने दीजिए कि ये किसी की शरग नहीं है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की खुराक की नाली है। कश्मीर इनका इंटरनेशनल धंधा है, इसके ज़रिए से कमाया जा रहा है और इसके ज़रिए से खाया जा रहा है। 3300 मेगावाट बिजली इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बन रही है, जो हमसे कुछ पैसों के एवज़, 1 रुपया नहीं है, जिसमें कुछ पैसों के एवज़ पाकिस्तान ले लेता है और बाद में वही बिजली हमें उन्हें अच्छे खासे रुपए दे के 20 रुपये 30 रुपये तक मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शरह के साथ वो टैरिफ हमसे वसूल किया जाता है। अपनी बिजली हम पे ही बेची जाती है, हमसे ख़रीद के। सुल्तान मुजफ्फरदीन सदुज़ई है, वो आया यहाँ पे हमला किया। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक है, मुगल बाहर से आए, उन्होंने हमला किया। ज़हीरुद्दीन बाबर आया तो हमला किया। इसी तरह शहाबुद्दीन गोरी आया तो हमला किया। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, यहाँ से अनाज और लड़कियाँ उठा के लेके जाते थे, फसल पक के तैयार होती थी तो लोग अब्दाली साहब आ जाते थे और वो इन चीज़ों को लूट के ले जाते थे। आज हमारी हिस्ट्री में उसके नाम पे मिसाइलों के नाम रखे जा रहे हैं। आप रंजीत सिंह के नाम पे क्यों उसका नाम नहीं रखते कि जिस रंजीत सिंह ने उसके होते हुए किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई कि वो पंजाब की तरफ। अगर आप शरह की बुनियाद पे देखेंगे, जितना हमें कुल बजट दिया जाता है, इतना तो सिर्फ कुत्ते मार मुहिम पे लग गया था श्रीनगर की सफाई के लिए। चाइना में इतना, आप देखिए ये यहाँ पे 44 लाख आबादी के लिए जो बजट दिया जा रहा है, इससे 5 गुना ज़्यादा बजट तो सिर्फ लद्दाख के लिए मुकर्रर किया गया है। 1962 में चाइना के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उनको हजीमत उठाना पड़ी और उसके बाद से उनको हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाना पड़ गया। अब वो बज़ाहिर तो नाराज़ मियाँ बीवी की तरह से बज़ाहिर दुश्मन नज़र नहीं आती, एक बयान होता और एक बयानिया। उनका बयान तो ऐसे चल रहा है कि जैसे दुश्मन है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनका तजारत का वॉल्यूम है जो चाइना और इंडिया के दरमियान चल रहा है, वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। आप इस लाइन के साथ साथ जाएं, आपको नज़र आएगा कि पार जनाजा रखा जाता है और सफ़ें इस तरफ बांधी जाती हैं, लेकिन किसी को पार देखने की इजाज़त नहीं है। हमें हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज़ाद हुकूमत लिखा जाता है, लेकिन मुझे बताएं ये किसकी आज़ादी है। और वहाँ से वो उन बलवाइयों का रुख कश्मीर की तरफ किया गया। वो 21 अक्टूबर की रात को आके यहाँ पे उतरे, उन्होंने 22 अक्टूबर को यहाँ पे कत्लेआम शुरू किया और यहाँ से वो मुख्तलिफ रास्तों से आगे जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उन हिस्सों की तरफ निकल गए। उन्होंने मर्द और जन की तमीज़ नहीं की, उन्होंने मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं की। जो चीज़ उनके रास्ते में आती रही उसे मारते रहे, काटते रहे, सोना था जितना वो लूटते रहे। और उन्होंने बाज़ औक़ात ऐसी भी भयानक दास्तानें कि उन्होंने औरतों की जो कानों में बालियाँ थीं वो कदीम ज़माने में, यानी उन्होंने बचपन में डाली थी, निकलने में दिक्कत पेश आ रही थी तो उन्होंने उनका खंजर के साथ कान काटा और थैलों में डाल लिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे साथ वन एंड ओनली अब्दुल बसीर ताजवर साहब मौजूद हैं। हिस्ट्री के ऊपर बहुत ग्रिप रखते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं और हम भी इस टाइम कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कश्मीर का क्या रोल है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इस रीजन में, इस खित्ते में चाइना किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखता है कश्मीर में, अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान या कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट रखता है। और एक कंसेप्ट दिया जाता है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत ना किया गया तो इंडिया शायद हम पे हमला करेगा। क्या आज के दौर में इंडिया के पास इतना टाइम या इतना जिस तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या वो हमला कर सकता है या नहीं? और भी बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो डिबेट रहती है, जो गपशप रहती है, उसे मैं तो बहुत कुछ सीखता ही सीखता हूँ। देखने वाले भी बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मतलब यह है कि पसंद करते हैं आपकी बात को। सबसे पहले मुझे बताइएगा आज के दौर में जो कि दौर है इकॉनमी का, जो कि दौर है डेवलपमेंट का, आज के दौर में जंग का क्या कंसेप्ट है? और अगर आर्मी के हवाले से अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है डिफेंस अगर हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ही बचेंगे या फिर इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बचेंगे? इंडिया हम पे जंग कर सकता है, जंग मुसल्लत कर सकता है? अगर हिस्ट्री देखें इंडिया की, क्या पहले उन्होंने 3 जंगें 4 जंगें उन्होंने स्टार्ट की या हमने स्टार्ट की? बहुत से सवालात आपने एक ही चंक में पूछ लिए, तो अलग अलग बात कर लेते हैं। इंडिया ने जो 4 जंगें की हैं उनमें से सिर्फ 1962 की जंग ऐसी है जो चाइना के साथ थी, ये वाहिद जंग है जिसमें इंडिया ने पहल की थी। बाकी जो 4 जंगें हुई हैं तो उसमें पाकिस्तान ने पहल की थी। अच्छा। ये एक तारीखी हकीकत है, चाहे वो 65 वाली हो तो ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया जिसका जवाब लाहौर से आया,
और जो मुक्ति बानी वालों ने उन्हें दरख्वास्त दी थी तो इंडिया 71 में आन पहुँचा। तो 99 में भी कुछ ऐसे लोग गए थे, पहले कहा गया मुजाहिदीन है, बाद में कहा गया नहीं जी आर्मी है। जब लाशें आने लगी तो मेरे इलाके के लोग मरे थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे पता है कि जिस तरह माचिस की तीलियां रखी होती इस तरह उनकी लाशें रख के लाई गई थी जो कारगिल में लोग शहीद हुए हैं। ठीक है। और तो जी उनकी बात करते हैं। तो इस बुनियाद पे ये जंगें तो इनकी तरफ से शुरू की गई थी। इंडिया ने 1962 में चाइना के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उनको हजीमत उठाना पड़ी और उसके बाद से उनको हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाना पड़ गया। अब वो बज़ाहिर तो नाराज़ मियाँ बीवी की तरह से बज़ाहिर दुश्मन नज़र नहीं आती, एक बयान होता और एक बयानिया। उनका बयान तो ऐसे चल रहा है कि जैसे दुश्मन है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उनका तजारत का वॉल्यूम है जो चाइना और इंडिया के दरमियान चल रहा है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। और यही सोचने की चीज़ है, यहाँ पे ये सबक पढ़ाया जाता है कि चाइना और इंडिया आपस में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और वो शायद एक दूसरे को खा जाएंगे और हम भी इनमें से किसी एक के मुसाहिब बन के ना फिरे तो दूसरा हमें खा जाएगा। तो चाइना के साथ रहना हमारा इसलिए लाजमी, हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये दौर है सिर्फ इकानमी को ग्रो करने का कि आप इकानमी के ज़रिए से किसी को शिकस्त दे सकते हैं। वो मार काट वाला वो ज़माना चला गया है। ठीक है सर, आपने बोला इंडिया और चाइना की जंग नहीं है, दोनों अपना इकानमी को ऊपर वर्क कर रहे हैं, दोनों रिलेशन ट्रेड के हवाले से खासतौर पे आपने बात की है कि इतने बड़ी तादाद में वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसे अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि इंडिया की सिर्फ चाइना के साथ जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो किसी के साथ भी जंग नहीं रख रहा, वो अपने मफाद को देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, वो रशिया के साथ भी जाता है, वो यूएस के साथ भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, अफगानिस्तान और ईरान जैसे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है, वो किसी इसराइल के साथ भी करता है और गजा में भी एड भेजता है। पाकिस्तान में बार बार फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए जाते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इनका बाइकाट कर दिया जाए। ठीक है। हमें हैरत होती है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है सिवाय इसराइल के। अगर वो उन ममालिक के लिए करामत है तो इसराइली मसनूआत यहाँ पे कैसे पहुँच जाती हैं? और जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं जिनका काम है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकें जो नापसंदीदा अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको रोका जाए, तो वो रुकते क्यों नहीं, वो यहाँ पे कैसे आती हैं? तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो शदीद दुश्मनियों के बावजूद भी होती है। और दुश्मनी आप किस चीज़ की हैं? आप सिर्फ एक कंपटीशन, हमें से दुश्मनी नहीं कह सकते, सियासी ताल्लुकात नहीं होते, ये टाइज होती हैं ममालिक के दरमियान में, इसके लिए अंग्रेज़ी का यही लफ्ज़ है। तो उस बुनियाद पे आप ये देख सकते हैं कि बेशक जिस तरह नाराज़ मियाँ बीवी का मैंने कहा था कि बच्चे भी होते जा रहे हैं लेकिन नाराज़ हैं जी, एक दूसरे से बनती नहीं है चूँकि अरेंज मैरिज है। तो इंडिया और चाइना में भी वही अरेंज मैरिज है कि जी बज़ाहिर तो ये पाकिस्तान में पढ़ाया गया ये बयानिया है कि जी वो दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और लद्दाख में उनकी हर वक्त लड़ाई लगी रहती है, वो खा जाएंगे। हालांकि लद्दाख में तो असला भी नहीं रख सकते अपने मुआहदे के तहत, वो कोई किसी को नहीं खा सकता। ठीक है, उनकी अगर हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई हो जाती है, उसमें असले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अफ्रीकन की फौजें वहाँ पे असला इस्तेमाल नहीं करती हैं। और अगली चीज़ फिर हुई है कि उनकी अगर शदीद लड़ाई है तो इतने बड़े पैमाने पे कारोबार किसके साथ हो रहा है, वो जो उनका बिजनेस का वो जो उनके मास है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे अगर कश्मीर की बात करते हैं? कश्मीर में पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, कश्मीर में चाइना का क्या इंटरेस्ट है और यूएस का क्या इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज कह लें या इंटरनेशनल लेवल पे पावरफुल अदारे कह लें, उनका क्या रोल है? यूएस हो, CIA हो, चाइना हो या फिर पाकिस्तान? कश्मीर के लिए कहा यह जाता है जो अलाम कायद आज़म के साथ मंसूब किया गया 1978 में ला के कि जी कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह है। उनको तो अपनी ज़िंदगी में ये कहने की फुर्सत कभी नहीं मिली, ना वो कह सके थे, लेकिन 1978 में ला के ये चीज़ उनके नाम से मंसूब की गई। मुझे ये कहने दीजिए कि ये किसी की शरह नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की खुराक की नाली है। कश्मीर इनका इंटरनेशनल धंधा है, इसके ज़रिए से कमाया जा रहा है और इसके ज़रिए से खाया जा रहा है, इसके ज़रिए से दिफा के नाम पे गरीब के मुंह से नवाला छीना जा रहा है। अच्छा, कश्मीर को किसी भी बैरूनी ख़तरे की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर सदियों से मौजूद और ये ऐसे रहेगा, ये हमारी। और मैं कश्मीर की बात नहीं करता, मैं अपनी मुकम्मल रियासत की बात करता हूँ। रियासत जम्मू और कश्मीर व अक्साई तिब्बत ये सारे इस रियासत के हिस्सा हैं और इस पर 3 ममालिक काबिज़ हैं। और उस कब्ज़े के नतीजे में आज भाई भाई से नहीं मिल सकता, ठीक है, माँ बेटे से नहीं मिल सकती, और एक खूनी लकीर खींची इन ममालिक ने मिलकर बामी रजामंदी से। जिस तरह मदारस क्या कहा जाता है कि उनके हज़ार इख्तलाफात व मसले के, लेकिन किसी एक मामले पे सारे के सारे मसालिक मुतफ़िक हैं। तो कश्मीर के मामले में ये सारे मुतफ़िक हैं कि इसे बेशक टुकड़ों में रखा जाए, इनको आज़ादी नहीं देनी, बेशक थोड़ा उधर तुम इधर हम वाला नारा जो हकीकी तौर पे
वहाँ के लिए नहीं, इस कश्मीर के लिए लगा हुआ है। आप इस लाइन के साथ साथ जाएं, आपको नजर आएगा कि पार जनाजा रखा जाता है और सफ़ें इस तरफ बांधी जाती हैं, लेकिन किसी को पार देखने की इजाज़त नहीं है। हमें हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज़ाद हुकूमत लिखा जाता है, लेकिन मुझे बताएं ये किसकी आज़ादी है? इस घर का सब निज़ाम है गैरों के हाथ में, बाहर है मेरे नाम की तख्ती लगी हुई। इस आज़ाद कश्मीर में हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आप सुबह देख सकते हैं कि ये कैपिटल है, ये बेस कैंप है जी आज़ादी का जो बयानिया दिया जाता है। बेस कैंप की हालत यह है कि सुबह 7 बजे से अभी तक बिजली नहीं आई है। आपके कैपिटल में बिजली नहीं है तो आप मज़ाफ़ात का सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालत होगी। और बिजली क्या है? 3300 मेगावाट बिजली इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बन रही है, जो हमसे कुछ पैसों के एवज़, 1 रुपया नहीं है, जिसमें कुछ पैसों के एवज़ पाकिस्तान ले लेता है और बाद में वही बिजली हमें उन्हें अच्छे खासे रुपए दे के 20 रुपये 30 रुपये तक मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शरह के साथ वो टैरिफ हमसे वसूल किया जाता है। अपनी बिजली हम पे ही बेची जाती है, हमसे ख़रीद के। तो क्या मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ये कभी हो सकता है कि पंजाब में से आप गंदम उठाएं 3900 रुपये की कश्मीर लेके आए और यहाँ से वापस पंजाब में के रहने वाले किसान को अपनी ही गंदम दोबारा मोड़ के 10,000 रुपये में खरीदनी पड़े? तो मैं देखूंगा कि एक पंजाबी किस हद तक कश्मीर का खैरखा हो सकता है। तो ये सवाल हम भी करते हैं कि हमारी बनने वाली बिजली सबसे पहले हमें क्यों नहीं दी जाती? हमारी तो कुल जरूरत ही 400 मेगावाट है, हम 3300 मेगावाट हमें तो फ्री भी आराम से दी जा सकती है कि इसमें पोटेंशियल तो 10,000 मेगावाट से भी ज्यादा कि आप बनवाना चाहें तो आप बाकी भी बनवाते रहें, लेकिन हमारे पानी हमारे हैं, लेकिन इस पर हमारा अख्तियार नहीं है। हम इस पर बड़ा यूनिट नहीं लगा सकते, तो हम इसे आज़ादी इन चीज़ों को नहीं कहते। हम इसके लिए एग्जैक्ट लफ्ज़ मकबूजा का इस्तेमाल करते हैं कि इसके एक हिस्से पे चाइना काबिज़ है, एक हिस्से पे इंडिया काबिज़ और एक हिस्से पे पाकिस्तान काबिज़ है। हाँ, ये ममालिक तीनों मिल के इसमें रेफरेंडम करवा लें। अवाम अगर चाइना के साथ रहना चाहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या इंडिया के साथ रहना चाहें, वो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हक के खुद इरादियत दिया तो जाए। एक मरतबा हमसे पूछा तो जाए, भाई आप क्या चाहते हैं? ठीक है। इधर एक हमारा वारिस बना हुआ, एक कहते हैं जी हमारा अटूट अंग है, दूसरा कहता है हमारी शाहराग है। खुद कश्मीरी से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम किसका अटूट अंग बनना चाहते हो, किसकी शाहराग रहना चाहते हो या आज़ाद रहना चाहते हो इन दोनों से? ठीक है सर, आपने इंडिया की भी बात की, चाइना की भी, पाकिस्तान की भी की। बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और उनका एक सवाल रहता है और लॉजिक रहता है कि भाई सबसे पहले तो ये बताया जाए हिंदुस्तान पहले था, पाकिस्तान पहले था, कश्मीर पहले था। एक तो ये वो सवाल रखते हैं और फिर वो कहते हैं कश्मीरी पंडित की वो बात करते हैं कि भाई कश्मीरी पंडित यहाँ पे रहते थे। आज हम ये कहते हैं ना मेजोरिटी मुस्लिम की है तो इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। और फिर एक तो ये क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर बात करिएगा। दूसरा ये है, लेट्स सपोज एक मिनट के लिए मानते हैं कि चाइना ने भी कब्जा किया, पाकिस्तान ने भी और इंडिया साइड भी, लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं कि कहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो आप क्या जवाब देंगे? ये 2 क्वेश्चन आप अगर पूछना चाहेंगे कि परसेंटेज वाइज अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुई है पार इंडिया में, अगर आप शरह की बुनियाद पे देखेंगे जितना हमें कुल बजट दिया जाता है इतना तो सिर्फ कुत्ते मार मुहिम पे लग गया था श्रीनगर की सफाई के लिए। चाइना में इतना, आप देखिए ये यहाँ पे 44 लाख आबादी के लिए जो बजट दिया जा रहा है, इससे 5 गुना ज्यादा बजट तो सिर्फ लद्दाख के लिए मुकर्रर किया गया है। तो मुझे बताइए, और वो से भी जब हम पाकिस्तानी रुपयों में करेंगे तो वो 20% से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो फिर मुझे ये बताएं 20 गुना से ज्यादा, सॉरी 20 गुना से ज्यादा हो जाता है, तो ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। और जो चाइना के ज़ेरे मकबूजा इलाका है तो उसमें ज्यादा आबादी नहीं है, लिहाजा वहाँ डेवलपमेंट की तो बात कर नहीं सकते। जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मुजफ्फराबाद और श्रीनगर का कंपैरिजन किया जा सकता है, तो वो भी अब बनता नहीं है, बनता नहीं है, ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। ठीक है। और इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई उनका ये लॉजिक रहता है कि आपके जो महाराजा थे यानी कश्मीर के महाराजा थे वो खुद गए और उन्होंने बोला कि भाई हम आपके साथ इल्हाक करते हैं, तो फिर वो तो मकबूजा वाला कंसेप्ट रहता नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्होंने तो देखे कोई भी चीज़ है विद एविडेंस और विद डॉक्यूमेंट्स होती है। पाकिस्तान के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिया के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और चाइना के पास क्या डॉक्यूमेंट्स? अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाए तो ये 3-4 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है। ठीक है, ठीक है। हम जब इस चीज को देखना चाहें कि जब कानून आज़ादी हिंद बना, 562 रियासतों को अख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो खुद मुख्तार रहें, चाहें तो वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं, चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। कश्मीर की रियासत का महाराजा उस वक्त 562 रियासतों की जो यूनियन थी उसका सरबराह था महाराजा हरी सिंह। उसने उस वक्त बिल्कुल दोनों ममालिक से आज़ाद रहने का फैसला किया। हाँ, उसने उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को कायम रखना चाहा कि जिसके साथ वो इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया, उसके साथ वो था। उसने कहा कि जब बरतानवी यहाँ से चले गए तो इन्हीं शराइत के साथ उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ भी रहना चाहता हूँ और पाकिस्तान के साथ भी। इंडिया ने उसकी बात मानने से इनकार कर लिया और कोई जवाब नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान ने स्टेट स्टिल एग्रीमेंट के ज़रिए से
मुआहिदा कायमा के जरिए से, जिस पर उधर से लियाकत अली खान ने रजामंदी जाहिर की और इनकी तरफ से रियासत के वज़ीर-ए-आज़म काक चंद ने जिसके दस्तखत किए, ये एक माहिदा हो गया कि ये पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान की हलीफ बन गई। यहाँ पे रियासती परचम के साथ पाकिस्तानी परचम लहराया गया और पूरी रियासत में, वो श्रीनगर में और जम्मू में भी पाकिस्तानी परचम ऐसे ही लहराया जाता रहा जब तक कि केपी के मसले को, उस वक्त की सरहद असम्बली के मसले को, वहाँ जो बलवाई थे, जो लोग पख्तून इकट्ठे थे कि उनके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को क्यों गिराया गया और एक कश्मीरी को उन पर क्यों ज़बरदस्ती हाकिम बनाया गया, खान अब्दुल क़य्यूम खान को, जो कश्मीरी थे और इधर से यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ पे गए थे। उनके वालिद साहब वहाँ पे तहसीलदार थे चित्राल में। तो उनके खिलाफ जो जिन बलवाइयों ने बगावत की हुई थी, तो वोट की इज्जत तो तब भी नहीं रही थी। तो उन बलवाइयों का रुख फेर दिया गया कि ये एक ऐसी रियासत है जो बाज भी नहीं देती रही, खराज भी नहीं देती रही। चूँकि इस रियासत का स्टेटस बाकी 561 रियासतों के मुकाबले में मुख्तलिफ था। वो सालाना लगान दिया करते थे, बाई दिया करते थे, मरकज़ को वायसराय के पास जाता था, जबकि इन्होंने अपने पैसे पहले पे कर दिए थे। तो इस बुनियाद पे कहा गया कि एक अमीर रियासत है, जाएं और उसे जी भर के लूट लें। बाद में आज हमें उन्हीं डाकुओं को और लुटेरों को जिहादी पढ़ाया जा रहा है मुताला पाकिस्तान की रूह से, और हमें हीरोज़ और डाकुओं में कहीं ना कहीं फ़र्क करना होगा, वरना तारीख का पन्ना दुरुस्त नहीं होता। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने सरहद का जो सूबा सरहद था वहाँ से लोगों को यहाँ पे भेजा कि कश्मीर के ऊपर कब्जा किया जाए। और ये कब की बात है? जब ये डोमिनियन की बात हुई तो तब कहा गया था कि रियासतों में कांग्रेस ने ये तजवीज़ पेश की थी कि अवाम से पूछा जाए कि अवाम क्या चाहते हैं। जितनी भी रियासतें थी, जितने भी रजवाड़े थे, जागीरें थी, तो उस पे जना साहब ने एतराज़ किया था कि नहीं, अवाम से ना पूछा जाए, जो रियासतों के सरबराह हैं, जो नवाब हैं, जो महाराजे हैं, वो फैसला करेंगे किस में। तो इस असूल की कांग्रेस ने इस असूल को मान लिया, लेकिन कबायलियों ने मजबूर किया कि रियासत का महाराजा जाए और इंडिया से मदद मांगे। तो इंडिया ने कहा कि आप हमारा ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे साथ इलाक़ कर लेते हैं तो इस सूरत में हम अपनी फ़ौजें भेज के आपके मुल्क को बचा सकते हैं। तो मजबूरन रियासत के महाराजा को अपनी रियासत बचाने के लिए वीपी मेनन वगैरह के ज़रिए से वो दस्तखत करके डॉक्यूमेंट भेजना पड़ा कि जी मैं इलाक़ के लिए तैयार हूँ, आप वक्ती तौर पर मेरी इस रियासत को बचाएँ। हालांकि पाकिस्तान और कश्मीर उस वक़्त आपस में दो हलीफ मुल्क थे। ये सर एक चीज मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई। आपने बोला कि भाई पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया कश्मीर के महाराजा का, फिर क्या जरूरत पेश पड़ी पाकिस्तान को या सरहद के लोगों को यहाँ पे आए लूट मार के लिए, जैसे आप बता रहे हैं। और बहुत आपने मतलब वो हिस्ट्री बताई कि यहाँ कहाँ तक आप पहुँचे, किस तरीके से यहाँ पे हिंदुओं को या जैसे भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उनको उनकी इज्जतें और उन्हें जो सा वो यरगमाल बनाया गया, उनके सोना जेवरात लूटे गए। बुनियादी तौर पर 15 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया, जिसे कुछ अरसे बाद दोबारा 14 अगस्त मुताला पाकिस्तान की रूह से करार दिया गया। ठीक है। तो 15 अगस्त को वजूद में आने के सिर्फ एक हफ्ते की बात है भाई, सिर्फ एक हफ्ते बाद बाबाए कौम, पाकिस्तान के बाबाए कौम मिस्टर जिन्ना ने मुंतखब हुकूमत गिरा दी सरहद की। खान अब्दुल जब्बार खान, जो डॉक्टर खान जिन्हें कहा जाता था, उनकी मुंतखब हुकूमत थी जो आवाम से वोट लेकर गए थे। जिन्ना साहब ने खुद वोट की इज्जत नहीं की, तो उसके बजाय एक कश्मीरी को वहाँ पे वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। वो पख्तून जो वहाँ पे बिगड़े हुए थे, उन्होंने अपने नस्ली तअस्सुब के तहत उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरी हाकिम किसी सूरत में कबूल नहीं है। हमने जिसको वोट देकर भेजा था वो भी अलग चीख रहा था कि मुझे क्यों निकाला। उसकी बाज़गश्त आज तक चली आ रही है। अभी इमरान खान कह रहा मुझे क्यों निकाला, या नवाज शरीफ कह रहा था कुछ अर्सा पहले। ये तब की बात है कि जब खान अब्दुल जब्बार खान की हुकूमत गिराई गई थी। उस हुकूमत के गिराने के बाद वो जो लोग बगावत पे उतरे हुए थे, उन बागियों का रुख मोड़ने के लिए कि वो असम्बली का घेराव करने की बजाय उन्हें यहाँ से अनवर खुर्शीद के ज़रिए से एक आदमी भेजकर मेजर सिकंदर मिर्ज़ा ने, मेजर जनरल जो थे उस वक्त कैबिनेट डिवीज़न में होते थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने भेजा और वहाँ से वो उन बलवाइयों का रुख कश्मीर की तरफ किया गया। वो 21 अक्टूबर की रात को आके यहाँ पे उतरे। उन्होंने 22 अक्टूबर को यहाँ पे कत्लेआम शुरू किया और यहाँ से वो मुख्तलिफ रास्तों से आगे जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उन हिस्सों की तरफ निकल गए। उन्होंने मर्द और जन की तमीज़ नहीं की, उन्होंने मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं की। जो चीज़ उनके रास्ते में आती रही उसे मारते रहे, काटते रहे। सोना था जितना वो लूटते रहे। और उन्होंने बाज़ औक़ात ऐसी भी भयानक दास्तानें कि उन्होंने औरतों की जो कानों में बालियाँ थीं वो कदीम ज़माने में, यानी उन्होंने बचपन में डाली थी, निकलने में दिक्कत पेश आ रही थी तो उन्होंने उनका खंजर के साथ कान काटा और थैलों में डाल लिया। ऐसे बहुत से थैले बाद में जब भारतीय तैयारों ने बम्बारमेंट की तो वो जगह जगह पड़े हुए मिले, जिनमें गले सड़े हुए कान थे, इंसानी अज़ा थे और उनके ऊपर चूड़ियाँ थीं, हाथ थे ऐसे कि वो बजाय उसके कि वो चूड़ी मरोड़ते रहे, उन्होंने
कलाई काट ही काटना काट ली। इसको तरजीह दी। और ये है कि ये जिहाद के नाम पे किया और जा रहा है। तब जहाद नहीं किया गया था, लेकिन आज उसको जहाद का नाम दिया जा रहा है और उन लुटेरों को हीरोज बना के पेश किया जा रहा है। ठीक है। जबकि कोई भी किसी दूसरी रियासत में उसकी इजाज़त के बगैर दरअंदाजी करे तो महजब दुनिया उसे बहरहाल लुटेरा कहेगी, उसे जहादी नहीं कहा जा ठीक है सकता। सर, इस रीजन के असल हीरोज जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में या हमें हमारी हिस्ट्री में नहीं बताए जाते, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक दो नाम, और फिर बड़ी हैरत वाली बात है कि जितने भी हमारे हीरोज हैं या तो वो अफगानी कोई बताए जाते हैं जी, वो आए अफगानिस्तान से या इस एरिया से आए और उन्होंने जो सा यहाँ पे बरसगीर में इस्लाम नाफज कर दिया। कोई नॉन मुस्लिम या हिंदू कह लें, कोई हिंदू हमारे यहाँ पे हीरो नहीं मौजूद था लोकल यहाँ का। मैं एक छोटा सा ये इसको जो आप भी सवाल कह रहे हैं कि एक हिंदू जो लाहौर से है और वो वाघा बॉर्डर पे अपने इस वतन पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाए, मर जाए, शहादत को भी एक तरफ छोड़ें, वो कत्ल हो जाता, अपनी जान दे देता है पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, क्या हमारा हीरो वो होना चाहिए या पाकिस्तान वालों को उसे हीरो मानना है कि जो मुसलमान था, इंडिया की तरफ से उसने हमला किया, आप मजहब की बुनियाद पे उसे हीरो कहें कि जो आपकी जान लेने के दर पे है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। यहाँ पे मजहब का और नेशनलिज्म का क्लैश है बुनियादी तौर पे, इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। एक अफगानी जो पाकिस्तानी सरहद पे आके हमला करता है, यह एक ईरानी ला इलाहा तो वो भी पढ़ रहा है, ला इलाहा तो ईरानी भी पढ़ रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तानी भी पढ़ रहा है, ये एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मर जाते हैं, तो आप किसे शहीद करार देंगे और किसे मकरू करार देंगे? ये बहुत नाजुक सवाल है और कोई भी इस पे गौर नहीं करना चाहेगा। बुनियादी तौर पे महजब दुनिया का शेवा यही है कि जो अपने घर की हिफाजत करता है तो वही हीरो होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि जब तक इस निसाब से हीरो और लुटेरे की तरतीब बदलती नहीं है तो हम शायद सुधर नहीं सकेंगे। और फिलहाल अभी तो मुझे इतना हौसला नजर नहीं आ रहा कि कौम में इतना हौसला आ जाए कि वो मोहम्मद बिन कासिम जो बाहर से सादात को ढूंढते हुए उनको ढूंढ कर चुन चुन कर मारने के लिए आया था, उसको आज भी हीरो माना जाता है। और उसके मुकाबले में जो इस धरती को दिफा करते हुए, इस धरती को बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया और राजा दायर, उसे आज भी कातिल डाकू और उसे हीरो नहीं माना जाता, उसे विलन माना जाता है। ठीक है, जो अब्दाली है। इसी तरह से हम और बहुत से किरदार देखें, सुल्तान मुजफ्फरदीन सदुज़ई है, वो आया यहाँ पे हमला किया। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक है, मुगल बाहर से आए, उन्होंने हमला किया। ज़हीरुद्दीन बाबर आया तो हमला किया। इसी तरह शहाबुद्दीन गोरी आया तो हमला किया। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, यहाँ से अनाज और लड़कियाँ उठा के लेके जाते थे, फसल पक के तैयार होती थी तो लोग अब्दाली साहब आ जाते थे और वो इन चीज़ों को लूट के ले जाते थे। यहाँ का तो मुहावरा बन चुका था कि खादा पीता शायदा लायदा था बाकी अहमद शायदा, कि जो कुछ खा लिया या पहन लिया यही हमारे पास बचेगा, बाकी अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। आज हमारी हिस्ट्री में उसके नाम पे मिसाइलों के नाम रखे जा रहे हैं। आप रंजीत सिंह के नाम पे क्यों उसका नाम नहीं रखते कि जिस रंजीत सिंह ने उसके होते हुए किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई कि वो पंजाब की तरफ, वो जो बड़ा ग्रेट ब्रिटेन था, वो उसकी जरूरत नहीं हुई कि रंजीत सिंह के पंजाब पे हमला। अगर उस दौर में, हाँ ये याद रहे कि पंजाब के नाम की कोई रियासत रंजीत सिंह के दौर में नहीं थी। रंजीत सिंह के भी दरबार को लाहौर खालसा दरबार कहा जाता था। पंजाब वगैरह का नाम इसको अंग्रेजों ने दिया और बाद में दिया है, लेकिन उसके दौर में उसकी सल्तनत पे किसी को हमला करने की जरूरत नहीं हुई। जिसने की उसने उसे भून के रख दिया, अपनी धरती का दिफा किया। आपकी किताबों में आज भी दुल्ला भट्टी को डाकू क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुल्ला भट्टी तो इस रियासत के दिफा में लड़ता हुआ मारा गया। राय अहमद खान खरल एक रोशन किरदार है पंजाब का। आप मुझे पंजाब का वो निसाब दिखाइए, कहाँ पे राय अहमद खान खरल का कभी तस्करा किया जाता? हाँ, आपको तस्करे मिलेंगे पीरों फकीरों के नाम पे, उन लोगों के जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया, जिन लोगों ने हमलावरों के साथ फैसिलिटेशन की, उनके लिए सहूलतकारी की, वो आज भी हमारे हीरोज हैं। और जो उनके साथ लड़ते हुए मारे गए वो आज भी हमारे विलेन हैं। और ये निसाब का खेल है, जब तक निसाब नहीं बदलेगा, लोगों के ज़हन नहीं बदलेंगे, तो हमारी शौरी सतह यही रहेगी बल्कि मजीद पस्तर होती जाएगी। नहीं सर, इसकी क्या रीजन समझते हैं आप? मतलब ये है कि एक बाहर से आने वाला यहाँ पे आके लूटता है, मतलब एक मैं माइंडसेट जानना चाहता हूँ, क्या वजह है कि हमारे निसाब में उसे हीरो बल्कि उसके नाम पे मिसाइल बना दिए गए? और मैं ये समझता हूँ आज के दौर में अगर कोई बात भी करेगा तो शायद उस पर फतवा लगेगा कि यार आप तो मतलब इनके ऊपर जो सा इन्हें हीरो नहीं मान रहे या इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसके दो अलग अलग स्टेप में। पहली चीज तो यह है कि महजब दुनिया में अब मिसाइल खत्म किए जा रहे हैं। बहुत से ममालिक अपनी अफवाज खत्म कर रहे हैं कि ये महकमा बेकार तरीन है, इसके में करने का कुछ नहीं है। महकमों की हिफाजत अफवाज, मुल्कों की हिफाजत अफवाज नहीं करती। अगर एटम बम किसी की हिफाजत कर सकता, बड़ी फौज किसी की हिफाजत कर सकती, तो वो अजीम रशिया, वो सोवियत यूनियन जिससे 22 मुल्क अलग हो गए, आज़ाद हो गए, और वो आज भी दुनिया के इतना बड़ा मुल्क है कि उसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा उसका निस्फ बनता है, वो अभी भी इतना बड़ा है।
तो एटम बम तो रशिया को, सोवियत यूनियन को नहीं बचा सका था, उसकी वो अजीम शान सिपा तो उसको नहीं बचा सकी थी। लिहाजा ये तय हुआ कि मुल्क अगर बचते हैं तो इंसाफ की बुनियाद पे बचते हैं, मैशत की बुनियाद पे बचते हैं। आपकी मजबूत मैशत आपको बचा सकती है, आपकी फौज या एटम बम या आपके लिए बेकार हैं, बल्कि उल्टा ये सफ़ेद आती हैं। आपको तो एटम बम बना के अब उसकी हिफाजत पे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ रहा है। तो मुझे बताएं, एटम बम आपकी मैशत पे बोझ है या उसने अपनी मैशत के लिए सहूलतकारी की कि आप एटम बम को खा सकते हैं, कि आपके जरिए उसके जरिए से कोई दवाई बना सकते हैं। जितने यूरेनियम की आप प्रोसेसिंग एक एटम बम लाइफ किलर बनाने के लिए करते हैं, इतने यूरेनियम को आप बिजली बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये अभी आप देखें, सुबह 9 बजे बिजली गई थी और अभी 6 बजे बिजली आई है। ये अभी आई है तो ये बत्तियां जल उठी हैं। जिस शहर में 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं और आप एटम बम को चाटते रहें जी कि हमारे पास एक एटम बम है, हमारे साथ कोई नहीं छेड़ सकता। जब आपके पास एटम बम नहीं था तब भी आपके साथ किसने छेड़ लिया, किसने आप पे हमला किया? सर, कोई हमला नहीं दिया जाता है ना कि मतलब अगर एटॉमिक पावर ना थे तो आज इंडिया जो सा वो हमला कर देता, आज ये हो जाता, वो आज हो जाता। मतलब आप इसके बारे में क्या क्या इंडिया, मैंने जो स्टार्ट में क्वेश्चन किया था, इंडिया हमला करेगा या कर सकता है? इंडिया के पड़ोस पे छोटे छोटे नुक्तों जैसे, अगर आप नक्शे को देखें, नुक्तों जैसे ममालिक हैं, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इन पे कब्जा करने में तो इंडिया को कुछ घंटे लग जाते हैं। ये सारे एटमी ताकतें नहीं है भाई। इनमें से किसी के पास नंबर 1 फौज नहीं है, किसी के पास इस्लामी एटम बम या गैर इस्लामी एटम बम नहीं है। लेकिन ये ममालिक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ, एक डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। और इनसे भी छोटे छोटे ममालिक मौजूद हैं। 15-16 ममालिक से यूरोप इस वक्त 52 ममालिक में बढ़ चुका हुआ है। वो सारे ममालिक खुद मुख्तारी के साथ रह रहे हैं। अलादगी की बात करना वहाँ पे लोगों का हक समझी जाती है, सिर्फ गद्दारी के फतवे नहीं दिए जाने चाहते। कोई अगर आपके साथ खुश नहीं है तो आप उसे अलग रहने का मौका दें। मुमकिन है वो अलग रह के ज़्यादा खुशहाल हो जाए और आप भी हो जाएं। तो यही चीज़ है कि एटमी ये जो मिसाइल हैं, जिनके नाम आप चाहे हमलावरों के नाम पे रखें या अपने हीरोज़ के नाम पे, आपकी अपनी इससे तरजीहात वाज़ेह हो जाती हैं। जिस तरह कहा जाता है कि खच्चरों को इस बात पर फ़ख्र होता है कि हमारे वालिदैन घोड़े हैं, तो इसीलिए उनकी नस्ल आगे नहीं चलती है। आपने अपने मुल्क को आगे चलाना है तो आप कोशिश करें आप अपने हीरोज़ की कदर करना सीखें। जब तक आप अपने रिश्ते मावरान नहर से जोड़ते रहेंगे तो आपको कभी भी मकामी तहजीब पे फ़ख्र नहीं होगा, आपको अपनी अक़दार पे फ़ख्र नहीं होगा, और आपको हमेशा कमज़ोर ज़हनी सलाहियत के बलबूते पे आर पार बैसाखियों के ज़रिए से आप सारे ले रहे हैं। ये बैसाखियाँ जदीद दुनिया में बेमानी होकर रह चुकी हैं। ठीक है सर, लास्ट में ये बता दें, अवेयरनेस आना कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान में? पॉसिबल है भी है या नहीं पॉसिबल? ये चंद ही लोग हैं आप जैसे जो बात करेंगे और शायद उन्हें भी, उनके ऊपर भी मतलब यह दबाव या उनको भी टैग लगा दिया जाएगा, या आने वाले टाइम में सोच बदलेगी? सोशल मीडिया के दौर में हर आदमी एक अहमकों की जन्नत में रहने लग गया। बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ने आगाही फैलाई है। यकीनन किसी सतह पे ज़रूर आगाही फैलाई है। ये गरीब की आवाज़ बना है। पाकिस्तान के अंदर जो गासिब तबका था वो अगर इस वक्त डरता है तो सोशल मीडिया से डरता है। उसका बस ही चलता है कि वो किस तरह से इसको बैन कर दे। वो अगर आलमी पाबंदियों से ना डरता हो तो वो तो इसको कभी भी यूट्यूब और फेसबुक वगैरह को बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ कि हर शख्स ने फेसबुक पर अपना कम्फर्ट जोन बनाया हुआ है। ज़िंदगी और शऊर कंफर्ट जोन से बाहर मिलेंगे, ये मेरा जुमला याद रखिएगा। आपके कंफर्ट जोन में ना कोई ज़िंदगी है, वो महज एक जानवर वाली ज़िंदगी है। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ठीक है, इसी तरह शऊर भी उस कंफर्ट जोन से बाहर है। जो शख्स एक मजहबी जमात के साथ वाबस्ता है, उसके एल्गोरिथम ने उसको ढूंढ के बाकी उसी जैसे मजहबी ढूंढ के दिए हुए हैं। वो दिन रात यही देखता और सोचता है कि बस मजहब फैल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। जो शख्स मजहब से बरगश्ता है, उसको मजहब से बरगश्ता लोग एल्गोरिथम ने ढूंढ के दिए हुए हैं। वो सोचता है कि बस मजहब का खात्मा होने वाला है कुछ ही अरसे में। जो शख्स खान का माइती है, वो सारे उसने अपने गिर्द जमा किए हुए, वो अपनी अपनी एक अहमकों की जन्नत बनी हुई है सबकी। इख्तलाफ किसी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। इख्तलाफ को मुखालफत का नाम दिया जाता है। मुकालमे की फ़ज़ा हमारे यहाँ नहीं है। शऊर के लिए सबसे पहली शय मुकालमा है। बिल्कुल, डायलॉग। हमारे यहाँ मुकालमा नहीं है, सिर्फ मुजादला है, मुनाकशा है, एक दूसरे का सर फाड़ना और मुनाजरा है, दूसरे को फतवाबाजी है, दूसरे को नीचा दिखाना। भाई आप इख्तलाफ राय का एहतराम क्यों नहीं कर सकते? एक शख्स थोड़ा डिफरेंटली सोचता है तो आप उसका एहतराम क्यों नहीं कर सकते? जिस मुल्क में डिफरेंटली एबल्ड शख्स को माजूर कह दिया जाता है तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि वहाँ पे शऊर पनप पाएगा? जिस मुल्क में महज 1 या 2 अज़ा की कमी की बुनियाद पे हमारे जो LGBT ग्रुप है उनको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, तहकीर का निशाना बनाया जाता है, तो आप सोचते हैं वहाँ पे शऊर आ जाएगा?
ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं डेफिनेटली यही कहना चाहूँगा कि हमेशा उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। आज अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू या मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके लोगों के ओपिनियन लेते हैं और कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं सोच बदली जाए, कहीं ना कहीं नेबर कंट्री से सीखा जाए जो अच्छी चीज़ें हैं। खासतौर पर मैं कहता हूँ नेबर कंट्री के अलावा हमें बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है, जो 1971 में सर हमारा हिस्सा था, अलहदा हुआ, आज हमसे आगे चला गया। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। आज के दौर में कंपैरिजन से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आपको सर की बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके साथ मतलब वापस जाने के बाद, लाहौर जाने के बाद भी सेशन रखें। और आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।